इस एफआईआर में कुछ भी ऐसा नहीं है कि मौलाना साद साहब को कोई गिरफ्तार करने की कोशिश भी कर सके। सारे बेलेबल ऑफेंसेस हैं। जब ऑफेंसेस बेलेबल हैं तो कहां से गायब हो गए, कहां से फरार हो गए? शर्म आनी चाहिए इस मीडिया को जिस तरह की बातें कर। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी जो आपने आवाज़ सुनी, जो बात उसमें हो रही है एफआईआर और मौलाना साद, यानी आज एक नोटिस मिला है मरकज़ को जिसमें कहा गया है, कुछ सवाल किए गए हैं मरकज़ से, उनके जवाब चाहिए। मीडिया पर यह उछाला जा रहा है कि मौलाना साद फरार हैं। कई सारे बड़े चैनलों ने इसको डाला है और कहा कि मौलाना साद ने जवाब देने से इनकार कर दिया। तो ये जो मरकज़ के वकील हैं, एडवोकेट हैं, जो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी पूरी स्पीच हम सुनते हैं। उन्होंने क्या कहा है, किस तरह से उन्होंने, और ये बात भी रखी है कि जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि तबलीगी जमात वाले बदतमीज़ी कर रहे हैं, नर्सों के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, नंगे फिर रहे हैं, उन तमाम चीज़ों पर बहुत अहम तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा है। आपको पूरी स्पीच सुननी चाहिए, आपके सब जितने भी जवाब आते सब क्लियर हो जाएंगे और एक अच्छा पैगाम उन्होंने दिया है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। आइए उनकी वीडियो देखते हैं। हमेशा के लिए ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल करना भूल जाएगी। ये लीगल अल्फाज हैं, इन अल्फाजों के कॉन्सिक्वेंस समझने चाहिए और बहुत जिम्मेदारी के साथ इन अल्फाजों का इस्तेमाल होना चाहिए। इस एफआईआर में कुछ भी ऐसा नहीं है कि मौलाना साद साहब को कोई गिरफ्तार करने की कोशिश भी कर सके। सारे बेलेबल ऑफेंसेस हैं। जब ऑफेंसेस बेलेबल हैं तो कहां से गायब हो गए, कहां से फरार हो गए? शर्म आनी चाहिए इस मीडिया को जिस तरह की बातें करती है। क्या ये किस तरह के सवाल किए गए हैं आपसे? किस तरह की क्राइम ब्रांच ने किस तरह के सवाल पूछे हैं? किससे जुड़े हुए हैं? क्या लॉकडाउन से लेकर या उस दिन कितने लोग थे, क्या थे? किस तरह के सवालात किए गए हैं आपसे जिसका जवाब देना है आपको? देखिए, सवालात और सवालात के जवाब ये जांच का विषय है। मेरा अपना मानना यह है, बीइंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, बीइंग एन एडवोकेट, कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और जिससे सवाल पूछे जा रहे हैं ये उनके बीच की चीज़ें हैं। इसमें इन्वेस्टिगेशंस हैम्पर हो सकती हैं, इसलिए ना तो मैं उन सवालों को उजागर कर सकता हूं और हम जो उसका जवाब दे रहे हैं ना हम जवाबों को उजागर कर सकते हैं। ये जांच के विषय हैं, जांच की चीज़ें हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हमने जितने भी सवाल उन्होंने पूछे हैं, हम एक एक सवाल का जवाब उनको देंगे, एक एक सवाल का जवाब हम उनको देना चाहते हैं और हमें देना भी चाहिए। उसके लिए हमने उनको रिटन में एप्लीकेशन दी है। हमने कुछ उनसे टाइम शॉर्ट किया है, टाइम मांगा है, क्योंकि सवालात ऐसे हैं कि उसमें कई डिपार्टमेंट्स हैं, कई गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं जहाँ से हमें डॉक्यूमेंट्स निकलवाने होंगे। लॉकडाउन की वजह से ऑफिसेज बंद हैं, डिपार्टमेंट्स बंद हैं, टाइम लग रहा है, इसलिए हमें उसमें थोड़ा सा वक्त मांगा है। क्या आपको टाइम मिला है क्राइम ब्रांच की तरफ से अपने? हमें टाइम मिला है, रीजनेबल टाइम हमने मांगा है। हमने लिखित में हमारा एप्लीकेशन दी है और लिखित में एप्लीकेशन के बाद हमें टाइम दिया गया है वहाँ से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की तरफ से। शाहिद साहब, मरकज़ की तरफ से आप वकील हैं, प्रवक्ता भी हैं। गाज़ियाबाद का जो इंसिडेंट हुआ जिसमें नर्स की तरफ से कंप्लेन की गई है कि कुछ जमात से जुड़े हुए लोग, उन्होंने वहाँ पे अपने कपड़े उतार कर और कुछ चीज़ों की मांग की और कपड़े उतारे, तो क्या इस मामले में आपको कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, हमने गाज़ियाबाद सीएमओ को और गाज़ियाबाद इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को अप्रोच किया, क्योंकि हमारा ये मानना था, ये मानना है और ये मानना रहेगा कि तबलीगी जमात का कोई भी इंसान, कोई भी फ़र्द ऐसी हरकतें नहीं कर सकता है। क्योंकि तबलीगी जमात के लोगों को तो ये सिखाया जाता है कि आप निगाहें भी नीची करके चलेंगे, आप किसी के दरवाजे के आगे भी खड़े नहीं होंगे, एक तरफ को खड़े होंगे, आप सड़क पे कंकर पत्थर पड़ा होगा उसे भी एक तरफ करके चलेंगे, आप खाना नहीं खा लेंगे जब तक कि मोहल्ले के लोगों ने खाना नहीं खा लिया। तो तबलीगी जमात का कोई भी आदमी ऐसा नहीं कर सकता है। यही सोच करके हमने उनसे कहा, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से और सीएमओ साहब से, कि साहब आपके इस जगह पर जहाँ पर लोग रह रहे थे यहाँ पर तो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। जी, कंटिन्यू। एक तो कम से कम एविडेंस दिखाइए कि सीसीटीवी कैमरे में कोई भी ऐसी चीज रिकॉर्ड हुई हो। अगर कोई भी ऐसी काम हुआ होगा, ऐसी चीज हुई होगी, तो सीसीटीवी कैमरा तो अंधा नहीं हो गया होगा, सीसीटीवी कैमरे में तो अपनी रिकॉर्डिंग बंद नहीं करती होगी, तो आप दिखा दीजिए। तो कोई भी चीज वो नहीं दिखा पाए। सोशल मीडिया का जमाना है, हर आदमी के पास में स्मार्टफोन होते हैं, जो कि नर्सेज के पास भी होंगे, तो वहां से भी कोई क्लिपिंग नहीं दिखा पाए। देखिए, आपने ऐसा साहब, आप ओरल तो कोई भी कंप्लेंट कर दीजिए। हम ये नहीं कह रहे कंप्लेंट झूठी है, कंप्लेंट की तफ्तीश होनी चाहिए, कंप्लेंट तफ्तीश करे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। हम सिर्फ ये बात कह रहे हैं कि अगर वो सच्चे हैं तो उनको सीसीटीवी कैमरा दिखाने में क्या नुकसान है, क्या फर्क है। हम ये नहीं कह रहे पब्लिक को दिखाइए, आप कम से कम हमें तो दिखा दीजिए। तो क्या जवाब मिला आपको? क्या उन्होंने हमसे ये कहा कि सीसीटीवी कैमरा की कोई रिकॉर्डिंग उनके पास नहीं है। हमने यही कहा कि सीसीटीवी कैमरे की आपके पास रिकॉर्डिंग दिखा दीजिए, वरना ये जो आपकी एफआईआर है हम इसको फर्जी मानते हैं और हमसे दरख्वास्त करते हैं कि आप इस एफआईआर को अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करिए
और हमें यकीन है, देखिए 80 से 90% FIR या कंप्लेंट झूठी पाई जाती है। इस तरह की जो कंप्लेंट्स होती हैं, ये एक फैक्ट है, एक सच्चाई है, इसे कोई मना नहीं कर सकता। हमें यकीन है कि ये भी कंप्लेंट बिल्कुल फेक पाई जाएगी, बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि कंप्लेंट दिखा रहे थे कि साहब जमात के लोग पुलिस वालों पर थूक रहे हैं जो जिनको ये पॉजिटिव आया कोरोना। लेकिन अब जब तफ्तीश होगी उसके आई तो खुद मीडिया ये दिखा रही है कि साहब ये वीडियो जमात से कोई लेना देना नहीं है, ये वीडियो तो फरवरी महीने की है और मुंबई के किसी कोई इंसिडेंट है कि जहां पुलिस वालों की और उस आदमी की मुलजिम की लड़ाई हुई थी। इसी तरह से इंदौर वाली जो बात है, इंदौर वाली उसमें भी कि साहब जो मेडिकल कर्मियों के ऊपर हमला किया गया उसको भी जमात से जोड़ा गया, उसकी भी ये भी साबित हो गया कि वो भी फर्जी है, जमात से कोई मतलब नहीं है उस बात का भी। तो हमें यकीन है कि इंशाल्लाह इस बात की भी तस्दीक इसी बात के तौर पर होगी, अगर सही इन्वेस्टिगेशन हो गई तो, ये भी फर्जी पाई